Hello students, today I am going to explain you about chapter number 10, industrial sector. So industrial sector is very important in our country and the sector's income is very important for the developmental purpose. Whenever we are discussing about the agriculture sector, so India is based on agriculture and 70% population reside on agriculture. But whenever have compared with the developed country and developing countries, तो यहाँ पर दो कंट्रीज़ को कंपैरिजन किया गया है, डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़. जैसे कि इंडिया हमारा है डेवलपिंग कंट्रीज़ और अमेरिका, यूएस एट्सेट्रा, तो उनकी कंपैरिजन की तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में से ज़्यादा इनकम आती थी एज़ कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर, और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर डेवलप करने की ज़रूरत हुई. तो इसीलिए हमारा जो स्टडी है उसके अंदर हमें डिस्कस करना है इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो पहले के कंपैरिजन में इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिला है इकोनॉमी को स्ट्रेंथन बनाने के लिए, डेवलपमेंटल पर्पस के लिए. तो यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे और इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर देखेंगे. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. Nations of the world are having combination of three producing sectors. 3 सेक्टर जो मेन है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, दैट इज़ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. इसको टेरिटरी सेक्टर भी कहा जाता है. जो इंडस्ट्रीज़ जो है ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है जो इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल होता है, जैसे कि शुगर फैक्ट्री के लिए शुगर कैन्स एट्सेट्रा. तो वैसे ही कॉटन जो होता है, कॉटन के लिए कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के लिए कॉटन एग्रीकल्चर बेस्ड है. तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ आर वेरी हेल्पफुल और उसको एग्रीकल्चर बेस्ड रहना पड़ता है. सिमिलरली सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स द ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा. तो ये सब जो है वो सर्विस सेक्टर इंक्लूड करता है. तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इन विच इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, देयरफॉर इट हैज़ अ स्पेशल इम्पॉर्टेंस इन ईच इकोनॉमी. हर एक कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके अंदर industrial sector is very important. Except petroleum exporting countries, Saudi Arabia, all developed nations are industrial economic. हर एक सऊदी अरेबिया को छोड़ के सारे जो कंट्रीज़ है उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से ही हुआ है. यूएस, ब्रिटेन, जापान एट्सेट्रा. तो ये एग्जाम्पल है कि उनके कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, इसकी वजह से ही ये कंट्रीज़ आगे है. इकोनॉमिक्स विथ एग्रीकल्चर आर मेन ऑक्यूपेशन कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. तो एग्रीकल्चर के ऊपर से भी आगे आए हुए कंट्रीज़ है. एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी वाले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है. बट डेवलप्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमी आर वेरी लेस इन नंबर, whereas there are number of examples of developed industrial nations. तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी वाले बहुत ही कम कंट्रीज़ है, पर बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ है जिसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है और वो बहुत ही आगे है, उनकी इकोनॉमी बहुत ही डेवलप्ड है. देयरफॉर मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट टू अटेन फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर हैव टू बी डेवलप्ड. तो सारी कंट्रीज़ जो है वो ऐसा सोचने लगे हैं
कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ नेसेसरी टू हैव स्पीडी ग्रोथ। तो हर एक कंट्री को ऐसा मान लिया गया था कि अगर ग्रोथ करना है, कंट्री का डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा। मीन्स मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज हैव टू बी एस्टेब्लिश्ड टू डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों डेवलप करना है? क्योंकि वहाँ से रॉ मटेरियल आएगा और इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एंड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है, उसका बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है विदाउट और लेस वेस्टेज with maximum usage for quick increase in income of and for improving living standard of people। तो ये जो है रिसोर्सेस का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, ये क्यों ज़रूरी हुआ? फॉर द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। इम्प्रूव करना मीन्स जो बेहतर जीवन धोरण अपनाना और कि क्विक इंक्रीज इन द इनकम और बहुत ही जल्दी इनकम का बढ़ना, ये दोनों एस्पेक्ट्स पॉजिटिवली अप्लीकेबल है जब कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट टू ओवरकम सीरियस इशू लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, तो ये सारे जो है वो इंडिया के अंदर ज़्यादातर ऐसा महसूस किया जाता है। एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक लाइक इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ मस्ट। तो हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है इंडिया, तो वैसे ही कंट्रीज़ को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ज़रूरी हुआ। इट हैव टू बी मस्ट, कंपल्सरी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ नॉट ओनली नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं था, बट ऑल्सो सोशल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहे, लगातार इनकम आती जाए एंड सोशल स्टेबिलिटी ऑल्सो। सो दैट वे इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर दूसरे इम्पॉर्टेंस दिए गए हैं। कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो उसमें से जो इनकम जनरेट होती है तो वो नेशनल इनकम में ज़्यादातर हिस्सा होता है। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आपको डेटा का याद रखने हैं, कौन से ईयर में कितना इनकम था, कौन से ईयर में क्या हुआ था, दैट ऑल। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर हैविंग डोमिनेंस ओवर इकोनॉमी। तो इंडिपेंडेंस के दौरान, इंडिपेंडेंस के टाइम पर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी हमारे यहाँ। 70% पीपल रिसाइड एंड बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एज अ ऑक्यूपेशन। तो उस तरीके से इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, विच रिड्यूसेस ग्रेजुअली विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये जो है वो रिड्यूस्ड हुई है जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे ग्रेजुअली रिड्यूस्ड हुई। ड्यू टू प्लानिंग एफर्ट शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ इंक्रीज्ड इन द नेशनल इनकम। और जैसे डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर का, तो वैसे शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल इनकम नेशनल इनकम में भी उनका हिस्सा बढ़ने लगा। बट स्टिल इट इज़ नॉट इनफ, पर अभी भी वो इतना नहीं है। इन द ईयर 1951 में प्लानिंग कमीशन फर्स्ट स्टार्ट किया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूशन 16.6% इन नेशनल इनकम। हमारे पूरे कंट्री की नेशनल इनकम में इंडस्ट्रियल सेक्टर का हिस्सा 16.6% था, विच रोज टू 27% in the year 2013-14. Okay, so that have to be increased more.
Based on this, it can be said that contribution of industrial sector has increased in the national income. तो 16.6% से 26% हुआ है. So that is a great increase in the contribution of the national income. पर वो अभी भी enough नहीं है. It is also noticeable that in growth of service sector, इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ प्ले एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल. तो सर्विस सेक्टर जो है उसको डेवलप करना है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो हैव टू बी डेवलप्ड. अगर इंडस्ट्री डेवलप होगी तो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल अवेल करवाना होगा तो ट्रांसपोर्टेशन, और फिनिश गुड्स कस्टमर्स तक पहुंचाना है तो भी ट्रांसपोर्टेशन, रोड फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एंड बैंकिंग, सारे पेमेंट जो होते हैं वो बैंकिंग के थ्रू होते, इंश्योरेंस. सो दिस ऑल हैव टू बी पॉसिबल विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर डेवलप हुआ है तो ये सारे सर्विस सेक्टर उसको चाहिए. तो इसीलिए सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो डेवलप्ड टुगेदर विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर. द नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ में से हिस्सा बढ़ा है नेशनल इनकम के अंदर, वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ. इंडिया इज़ हाईली पॉपुलेटेड नेशन. सेकेंड नंबर आता है, यू ऑल आर अवेयर, वेयर एंटायर लेबर सप्लाई इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड. और हमारा पूरा लेबर सप्लाई है, हर एक साल में जो पॉपुलेशन बढ़ती है तो उतने एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पीपल आर कम फॉर बेगिंग द जॉब, और सबको जॉब नहीं मिलती है. सो एंटायर लेबर सप्लाई इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी. मीन्स सारे जो है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है. It also indicates that a serious issue of unemployment is being created due to lack of enough employment opportunities. तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे होगी? इंडस्ट्रीज़ वैसे की वैसी रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं डेवलप कर पाएंगे. अगर इंडस्ट्रीज़ जो है पहले 10 इंडस्ट्रीज़ थे, उसके बाद 50 इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश्ड किए, तो 10 इंडस्ट्रीज से 50 इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुए तो दैट इज़ अ वास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ये हुआ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. पर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग इशू. प्लान्ड एफर्ट हैव इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए एम होता है अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना. इन द ईयर 1951 मीन्स व्हेन एवर प्लानिंग हैव टू बी स्टार्टेड, हमारा जो 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट किया था, तब 10.6% लेबर वर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज. सिर्फ और सिर्फ 10.6% लेबर्स काम करते थे इंडस्ट्रीज़ के अंदर. दैट रोज टू 2011-12 में 24.3%. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर जनरली यूज लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक. यहाँ पर 2 टेक्निक्स बताई गई है. तो एक तो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेबर हैव टू बी यूटिलाइज्ड इन द इंडस्ट्रीज, और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को नहीं कवर किया जाता. जैसे कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जस्ट स्विच ऑन करते हैं और पूरा मशीन, पूरे इंडस्ट्री का मशीन वर्क करने लगता है. सो दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारा कंट्री जो है वो हाईली पॉपुलेटेड है. तो इसीलिए हाईली पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक ही यूज़ करनी चाहिए. मीन्स हर एक मैक्सिमम लेबर फोर्स एम्प्लॉय
हो। तो ये जनरली होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। देयरफॉर इंक्रीज इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कुड सब्सटेंशियली इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया गया है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो दिस इज अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। देन एक्सपोर्ट इनकम। अब इंडस्ट्रीज़ के अंदर नेशनल इनकम में तो बढ़ोतरी हुई है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो हुआ है, पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन करेंगे और वो प्रोडक्शन हमारे कंट्री के अंदर यूटिलाइज हुआ है और उससे ज़्यादा बचता है, तो वो हम एक्सपोर्ट करेंगे बाहर की कंट्री में, विदेशों में फॉरेन ट्रेड करेंगे। तो अगर फॉरेन ट्रेड करेंगे तो सामान जाएगा और उसके सामने फॉरेन करेंसी आएगा। सो दैट हैव टू बी बेनिफिशियल फॉर। सिमिलर टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो increase in the production volume and generate surplus in economy। तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ सरप्लस भी बढ़ रहा है, मीन्स मुनाफा भी हो रहा है। दिस सरप्लस आइटम्स कैन बी एक्सपोर्टेड टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। ओके, तो ये जो बचा हुआ सामान है, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, कंट्री के अंदर यूटिलाइज होता है, उससे ज़्यादा बचता है, तो वो फॉरेन कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे और वो एक्सपोर्ट करने का इंटेंशन होगा टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी हमें जनरेट करना है, अर्न करना है, तो वी हैव टू एक्सपोर्ट। सामान जाएगा, फॉरेन करेंसी आएगा। दिस फॉरेन एक्सचेंज इज़ वेरी यूजफुल इन इम्पोर्ट स्केर्स आइटम इन द इकोनॉमी। जैसे कि हमें कोई भी स्केर्स आइटम मीन्स कोई भी एकदम जीवन जरूरी चीज़ें हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल जिससे पेट्रोल डीजल वो अरब कंट्रीज से हम मंगवाते हैं, तो उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। तो हमारा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर से सरप्लस आइटम का एक्सपोर्ट करेंगे और अर्न करेंगे फॉरेन करेंसी, और हम वो फॉरेन करेंसी जो हमारे स्केर्स आइटम है उसमें हम यूज़ करेंगे। इन द ईयर 2013-14 इंडस्ट्रीज अर्न 2/3 शेयर ऑफ द इम्पोर्ट इनकम। सारी इम्पोर्ट इनकम का 2/3 पार्ट इंडस्ट्रीज में से जनरेट होता था। दस इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डज नॉट ओनली सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीजन्स, मीन्स जो हमारे सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं करता है, बट इट ऑल्सो अर्न फॉरेन एक्सचेंज। जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं होता है, पर उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज भी जनरेट करके देता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके देता है कंट्री को। सो इसीलिए इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप होना ज़रूरी है डेवलपमेंट पर्पस के लिए। दस इट indirectly help in satisfying the requirement of other items in the economy। तो दूसरी जो आइटम्स है उसकी रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाइड होती है विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट इनकम। देन बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बैलेंस्ड रखने के लिए, इम्बैलेंस होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो क्या होगा, दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में हमारा कंट्री पीछे हो जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। और वंस वी हैव टू, जैसे कि दौड़ लगाते हैं और दौड़ के अंदर रेस होती है, रेस के अंदर अगर सब आगे जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं तो हमें कैसा रियलाइज़ होता है, वैसे ही डेवलपमेंटल हर एक कंट्री का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें हमारा कंट्री पीछे ना रह जाए। तो इसीलिए बैलेंस बनाने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी हमें डेवलप करना रहेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ वेरी यूजफुल इन अटेनिंग रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रैपिड मीन्स बहुत ही फास्ट
और बैलेंस्ड. Along with the development of economic, there is a rise in the demand of primary commodity. प्राइमरी कॉमोडिटी मीन्स बेसिक कॉमोडिटी जो होती है, चीज़ें जो ज़रूरी होती है, जीवन जरूरी चीज़ें होती है, उसके लिए भी हमारी डिमांड बढ़ती है जब इंडस्ट्रियल सेक्टर हैव टू बी डेवलप्ड. इन एडिशन, एक्सेस इनकम रिमेन्स एज अ सेविंग. तो प्राइमरी कॉमोडिटी जब डिमांड अराइज होती है वो सेटिस्फाइड हो जाती है, फिर भी एडिशनल अमाउंट अगर जनरल पीपल के पास बचता है तो वो क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे. इट इंक्रीज द डिमांड ऑफ लग्जरियस एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स. और जैसे जैसे कॉमोडिटी का चलन बढ़ता है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है. अब सेविंग बचता है, जनरल पब्लिक के पास पैसा बचता है तो वो पैसे से क्या करेंगे वो, और प्राइमरी नीड्स सेटिस्फाइड हो गई और एडिशनल पैसा बचा है उनके पास तो वो डिमांड करेंगे लग्जरियस आइटम और एंटरटेनमेंट की आइटम के ऊपर. ओके, जैसे लग्जरियस आइटम मीन्स अगर घर में फ़ैन है तो अगर इनकम बढ़ती है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट होता है, जनरल पीपल की इनकम बढ़ती है तो वो डिमांड करेंगे लग्जरियस आइटम की, जैसे कि एसी. वैसे ही जो मिर्च मसाला जो स्पाइसेस जो है वो घर पे कूट कर बनाते थे. नावाडेज इंडस्ट्रीज़ में रेडीमेड मसाले स्पाइसेस मिलते हैं तो वो ये प्रिफर करते हैं. सो दैट हैव टू बी कंफर्ट सब देखते हैं, फॉर दैट दे आर डिमांडिंग. और एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स मीन्स थिएटर और डिफरेंट हॉल्स, फेयर एट्सेट्रा. तो ये जो सब है वो बढ़ावा देते हैं, तो इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर हैव टू बी डेवलप्ड. तो इसकी नीड्स की सेटिस्फैक्शन के लिए भी इंडस्ट्रीज हैव टू बी डेवलप्ड. दिस ऑल्सो कैन सेटिस्फाइड बाय इंडस्ट्रीज. और ये जो लग्जरियस एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स जो है वो नीड्स सेटिस्फाइड होगी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल से. गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एस्टेब्लिश सेवरल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हैं, स्थापना की है बहुत सारे गवर्नमेंटल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मीन्स इंडस्ट्रीज इन लेस डेवलप्ड और बैकवर्ड एरिया. लेस डेवलप्ड और बैकवर्ड एरिया मीन्स पछात विस्तार जहाँ पर होता है, जहाँ पर बहुत ही गरीबी होती है, उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, खाने पीने के लाले होते हैं, वो एरिया के अंदर गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर, क्योंकि कोई भी जनरली नहीं चाहेगा, आम जनता प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर नहीं एस्टेब्लिश कर पाएगी क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया कि लेस डेवलप्ड और बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करें और जिससे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, गरीबी दूर होगी और वहाँ पर डेवलपमेंट होगा. देन इट इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन ऑर्डर टू मेक स्पीडी एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. तो बैलेंस कैसे होगा, रीजनल इम्बैलेंस दूर होगा. जैसे कि बैकवर्ड एरिया था और लेस डेवलप्ड एरिया था, वहाँ पर गवर्नमेंट ने ट्राई किया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करने का. तो ये पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिश हुआ तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो बेकार थे उनको काम मिलेगा, उनके पास इनकम जनरेट होगी, तो वो बैकवर्ड एरिया भी डेवलप होगा. तो जो डेवलप्ड एरिया है उसकी कंपैरिजन में आ जाएगा, तो इसीलिए रीजनल इम्बैलेंस ख़त्म होगा. सो बैलेंस्ड हैव टू बी मेंटेन और स्पीडी डेवलपमेंट भी होगा.
मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी मॉडर्नाइजेशन, जैसे नए नए इक्विपमेंट्स इस्टेब्लिश करने के, उसके लिए भी इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि शुगर कैन चाहिए शुगर बनाने के लिए, कॉटन चाहिए कॉटन टेक्सटाइल मिल के लिए। तो वैसे ही डिफरेंट मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्री। वैसे ही अगर एग्रीकल्चर में डिफरेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सबमर्सिबल पंप, स्प्रे पेस्टिसाइड्स पंप, तो ये जो सब है, ट्रैक्टर, थ्रेसर, तो ये सब कहाँ पर बनता है? दैट आर इन द इंडस्ट्रीज। फिर फर्टिलाइजर्स भी कहाँ बनता है? दैट इज इन द इंडस्ट्रीज। पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाइयाँ, वो कहाँ पर बनती है? दैट इज इन द इंडस्ट्रीज। सो दैट हैव टू बी रिलेट विथ, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना ज़रूरी हुआ। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज नीडेड टू इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड टू इंक्रीज लैंड एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। लैंड प्रोडक्टिविटी मीन्स उसको रिसर्च करते हैं लैंड की फर्टिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो उसके लिए, और लेबर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो हैव टू बी इंक्रीज। इंडस्ट्रीज कैन प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू हेल्प एग्रीकल्चर सेक्टर। नई नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री, ट्रैक्टर, थ्रेसर, सबमर्सिबल पंप, इक्विपमेंट्स टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स। तो ये जो सब है वो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर हैव टू बी डेवलप्ड। तो ये कहाँ से मिलता है? इंडस्ट्रीज में से मिलता है। सो इवन fertilizers, pesticides are also produced by the industries. Finally, it can be said that by using the modern technology of the manufacturing industries, development of agriculture could be made possible. Okay, तो यहाँ पर importance आगे के सेशन में हम और इम्पोर्टेंस देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू।